हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीसीए रूल्स के बारे में। अब हम सीसीए रूल्स देखेंगे। इससे पहले हम कंडक्ट रूल्स और पेंशन रूल्स, जीएफआर रूल्स ये हम देख चुके हैं। अब पढ़ेंगे सीसीए रूल्स। सीसीए रूल्स में सबसे पहले आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सीसीए रूल्स में सबसे पहले आपको सीसीए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ठीक है। ये फर्स्ट एमसीक्यू में पूछी गई थी ये, तो ये याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ठीक है। ये है 1965। कब आए थे? 1 दिसंबर 1965 के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो चलिए अब इसमें देखिएगा, आर्टिकल 309, आर्टिकल 310 और आर्टिकल 311, ये 3 आर्टिकल हैं जो कि इससे रिलेटेड है और आपको हमें याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिडेंट मेक रूल फॉर कंट्रोल गवर्नमेंट सर्वेंट पर कंट्रोल करने के लिए, या फिर उन्हें गवर्नमेंट में जो सर्वेंट हैं वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए प्रेसिडेंट जो रूल बनाएंगे आर्टिकल 309 के तहत, ठीक है। और 310 का कहता है आर्टिकल, यूनियन गवर्नमेंट सर्वेंट या स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो प्रेसिडेंट के, और जो स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो गवर्नर के प्लीजर पर काम करेंगे, ठीक है। उनके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 310 याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 311 है, इसमें आर्टिकल 311(1) और आर्टिकल 311(2) है। आर्टिकल 311(1) क्या कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर देखेंगे रिमूव किया, डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, और उसकी रैंक रिड्यूस की जा सकती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। फिर 311(2) इसका बचाव करता है, वो कहता है ऑल दैट, ये जो सब काम होंगे, ये जो डिसमिस, रिमूव एंड रैंक रिड्यूस, ये विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होंगे। प्रॉपर इंक्वायरी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें पीडीएफ में लिखा हुआ देखेंगे, डबल मतलब A.A, D.A और D.P, इसकी आप बात समझ लीजिए। इसका मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट करती है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो कि उसके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन ले सकती है। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, ये DP का मतलब है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट देखेंगे क्या, मतलब जो उसकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या दी गई है। एम्प्लॉय हो सर्विंग इन मिनिस्ट्रीज़ में, मतलब वो सर्व कर रहा हो, या फिर डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस पे हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र हुआ हो उसका स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। या फिर लोकल ऑटोनोमस जो मतलब अथॉरिटी होती हैं, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह होती हैं जिनको गवर्नमेंट जो फंड देती है वो हो, तो वो जो है सारे एम्प्लॉय कहलाए जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। सेक्रेटरी कौन कहलाए जाएंगे? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब सेक्रेटरी की ही डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी इन इंडिपेंडेंट चार्जेस, या फिर सेक्रेटरी टू PM एंड एडिशनल सेक्रेटरी टू नीति आयोग, इन सबको सेक्रेटरी की डेफिनेशन में रखा गया है, ठीक है। ये डेफिनेशन है में, ठीक है। अब देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो चलती है गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है इसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉलो करती है इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो जो न्याय दिया जा रहा है, जस्टिस नॉट ओनली टू बी डिलीवर्ड बट आल्सो सोन टू बी डिलीवर्ड। ऐसा नहीं है कि जस्टिस डिलीवर्ड कर दिया ओनली कि हाँ हो गया, जो जस्टिस किया जा रहा है उसके खिलाफ या फिर उसके साथ में, वो जस्टिस दिखना चाहिए, सोन, ठीक है, दिखना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? ये जस्टिस आल्सो सोन टू बी डिलीवर्ड, मतलब डिलीवर्ड किया गया है ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है, जैसे मान लीजिए कोई भी पनिशमेंट ऐसी, ये किस तरीके से इसे देखा जाता है, ये देखिएगा। नो पनिश्ड, उसे ऐसा नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट को पनिश कर दिया जाए उसे बिना सुने, तो उसे बिना सुने पनिश्ड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपने केस में वो विटनेस नहीं होगा, इसके अलावा अपने केस में वो जज भी नहीं होगा। तो ये 3 इसकी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बातें हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अप्लाई किस पे होता है ये रूल्स, ये देखिएगा। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस, डिफेंस में जो सिविलियंस होते हैं उन पर, और हर गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई नहीं होता है अब वो देखिएगा, रेलवे पर, ऑल इंडिया सर्विसेज, कैजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अलावा वो एम्प्लॉय जो टर्मिनेट किए जा सकते हैं लेस देन 1 मंथ नोटिस। और इसके अलावा स्पेशल प्रोविज़न मेक बाई रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट बना, जो मतलब प्रेसिडेंट ने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना रखा है तो उस पर ही अप्लाई नहीं होगा।
लोकली जो मिशन अब्रॉड में हम होते हैं विदेशों में, उनमें जो लोकल भर्ती कर लिए जाते हैं बाहर के देशों से ही, तो उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में ईडी एजेंट जो होते हैं उन पर अप्लाई नहीं होता, और ये मंथली रेटेड स्टाफ जो होता है उन पर भी अप्लाई नहीं होता, और पुलिस स्टाफ अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इन दिल्ली उन पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा, अप्लाई पूछ लिया जाता है यहाँ से, सेम वही है जो रूल्स में दिया गया है। तो ऐसे ही डेफिनेशन आपको इस तरीके से याद रखिएगा किस पर अप्लाई होता है किस पर नहीं होता। अब इसमें बात करिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में एंड पोस्ट के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट आप समझ लीजिए। ग्रुप ए जो होती है वो 10 से लेकर लेवल 10 से शुरू हो जाती है और लेवल 18 तक ये ग्रुप ए में आता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप मतलब लेवल 6 से लेवल 9 तक जो है ग्रुप बी में यहाँ पर आता है। ठीक है, और ग्रुप सी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो होते हैं लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक के। ठीक है, आप जो फॉर्म इसमें भर रहे हैं इंक्रीमेंट डबल ए जो है लेवल 7 की है, और जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है ये लेवल 6 की है। तो ये दोनों जो है ग्रुप बी ऑफिसर हो आप, ग्रुप बी ऑफिसर की यहाँ पर जो वैकेंसी है। ठीक है, ग्रुप डी को अबॉलिस्ट कर यहाँ पर कर दिया गया है, और 9 अगस्त 2018 को इसे अबॉलिस्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। CCS कैडर में देखिएगा, यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास क्या होता है, अपॉइंटमेंट जैसे मैंने बता दिया, ये अपॉइंटमेंट करती है गवर्नमेंट सर्वेंट का, और जो मतलब ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर है, इनके लिए प्रेसिडेंट होती है ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और ग्रुप सी के लिए DS मतलब डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर लेवल की होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लिस्ट ऑफ पेनल्टी जैसे रूल 11 में दिया गया है, रूल मैंने इसीलिए लिखा है कि यहाँ से रूल मैंने मतलब जैसे मैं जो रूल लिख देता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही है, तो रूल 11 में जो है पेनल्टीज़ की बात करी गई है। टोटल पेनल्टी जो होती है वो 9 तरीके की होती हैं। टोटल पेनल्टी कितने तरीके की होती हैं, 9 तरीके की होती है, जिसमें मेजर पेनल्टी 4 होती हैं, माइनर पेनल्टी आपकी 5 होती हैं। ठीक है, अब हम पहले माइनर पेनल्टी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ये माइनर पेनल्टी जो होती हैं वो होती हैं कितनी, 5। अब हम 5 देखते हैं कौन कौन सी, देखिएगा ध्यान से। माइनर पेनल्टी 4, एक सेकेंड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड हो गया, पेन आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे जरा, माइनर पेनल्टी सेंसुअर विद होल्डिंग 1 2 3 4, तो 4 होती है। ठीक है, माइनर पेनल्टी होती है 4, और मेजर पेनल्टी जो होती है, ठीक है, वो होती है 5। ठीक है, 5 होती है, ध्यान रखिए। अब हम माइनर पेनल्टी देख लेते हैं 4 कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेंस्योर। सेंस्योर मतलब सिर्फ, सेंसर का मतलब क्या होता है, सिर्फ निंदा करना एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट की, और ये मिनिमम पेनल्टीज है। मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगर चली तो उससे सेंस्योर, तो ये वाली पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। मतलब जो भी उसके द्वारा जो काम किया गया है गलत, तो उसकी निंदा तो कर ही जाएगी। तो ये सेंस्योर जो है ये मिनिमम पेनल्टी होती है। दूसरी होती है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, उसका प्रमोशन रोक लेना, ये कौन सी होती है, ये भी माइनर पेनल्टी है। ठीक है, इसका प्रमोशन रोक लेना। ठीक है, इसमें क्या है माइनर क्यों, क्योंकि ये मतलब कुछ समय के लिए लगती है, उसके बाद बैक डेट से पेनल्टी के बाद जो है प्रमोशन जो है उसमें मतलब उसका माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिकवरी फ्रॉम पे, उसके पे से रिकवरी कर लेना। और 3A में ही एक पेनल्टी, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा की लोअर स्टेज पर रिडक्शन ना हो तो ये क्या है, माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, इंक्रीमेंट भी उसका रोक लेना। ठीक है, ये क्या है, विदाउट कम्यूटेशन इफेक्ट है, मतलब ये जो विदाउट कम्यूलेटिव जो होता है उसका ये मतलब नो इफेक्ट ऑफ पेंशन, इसका पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये 3 साल से ज़्यादा के लिए भी नहीं होती, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अच्छा मेजर पेनल्टी में क्या है, माइनर में आप समझ गए। मेजर क्या होता है, मेजर होता है सेम वही पेनल्टी, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, जो पीरियड 3 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी पीरियड दिया गया है स्पेसिफाइड पीरियड तक, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, वो होती है क्या, मेजर पेनल्टी। उसमें लिखा हुआ होता है एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन पेनल्टी ऑर्डर, कि कितने टाइम तक है, किस नेचर की है, प्रमोशन में उसका मतलब काउंट किस तरीके से होगा, या फिर कोई इंक्रीमेंट कैसे, तो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसी पे पीरियड के लिए लगती है, वो है रिडक्शन और टू लोअर स्टेज। ठीक है, दूसरी कौन सी है मेजर पेनल्टी, रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट सर्विस। ठीक है,
मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए टाइम स्केल लेवल 5 पर था, उसके लिए लेवल 1 पर या फिर 6 मतलब लेवल 4 पर कर दिया। ये जो है रिडक्शन लोअर टाइम स्केल जो बना हुआ होता है, एक और स्केल पीछे वाला ले जाना, ये है, ठीक है। और उसके ग्रेड में कमी कर देना, पोस्ट में कमी कर देना, ये भी मेजर पेनल्टी में आता है। बहुत बड़ी पेनल्टी मानी जाती है ये। कंपलसरी रिटायरमेंट जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपलसरी रिटायरमेंट में पास्ट सर्विस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की बनी रहती है, ठीक है। पास्ट सर्विस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की इसमें बनी रहती है, और उसके लिए विद पेनल्टी जो है जल्दी रिटायर कर दिया जाता है, ये कंपलसरी रिटायरमेंट है। और रिमूवल एंड डिसमिस जो होता है, ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, जो पास्ट सर्विस है, पास्ट सर्विस ये मतलब बन जाती है पीछे की, ठीक है। बट इन दो केस में, रिमूवल में और डिसमिस में, जो पास्ट सर्विस है, पास्ट सर्विस नहीं रहती, इसकी पास्ट सर्विस जो है फॉरफिटेड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, पास्ट सर्विस इसमें नहीं रहती, ठीक है। और फिर आपको आगे भी जो है एम्प्लॉयमेंट, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसे डिसमिस से रिमूव कर दिया गया, उसे आगे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी है इसकी, मेजर पेनल्टीज में रिमूवल और डिसमिस, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके के, कि माइनर पेनल्टीज़ कितनी होती हैं, मेजर पेनल्टीज़ कितनी होती हैं, टोटल पेनल्टी कितनी होती हैं, या फिर नेम लिख के दे दी जाएगा कि इसमें से कौन सी माइनर पेनल्टी है। तो सेंसर माइनर पेनल्टी है, 3 साल तक के लिए ये जो रिडक्शन लोअर स्टेज है, इंक्रीमेंट है, ये रुक गया है, तो ये लोअर मतलब माइनर पेनल्टी है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, क्या पेनल्टी की श्रेणी में नहीं आता, पेनल्टी क्या नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं देना, क्यों नहीं देना, अगर डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप फेल हो गए तो इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, तो ये पेनल्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। स्टॉपेज एट एफिशिएंसी बार ऑन ग्राउंड अनफिट, आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए, ठीक है, तो आपका एफिशिएंसी बार पर स्टॉप कर दिया गया, तो ये भी एक पेनल्टी के अंडर में नहीं आती। फिर कंपलसरी रिटायरमेंट रिलेटिंग टू सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट, जो हमने पेंशन रूल में पढ़ा था कि 30 साल की सर्विस होने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट रिटायर कर सकती है, तो वो पेनल्टी के अंडर नहीं आता। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर समझिएगा, ये मतलब रिलेटिंग टू सुपर एन्यूएशन एंड रिटायरमेंट, तो ये नहीं आएगा पेनल्टी के अंडर में। पेनल्टी के अंडर में क्या है, ये कंपलसरी रिटायरमेंट है, जिसमें कुछ मतलब पेनल्टी वगैरह लगा, मतलब पेनल्टी वगैरह लगा करके इसे कंपलसरी गवर्नमेंट को रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है, ये अलग है। रूल 5 समझ लीजिएगा, जो कि CCS टेम्पररी सर्विस 1965 के अनुसार रूल 5 क्या कहता है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविशन या फिर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रोविशन है या फिर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है, या अंडर एग्रीमेंट वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है विद इन 1 मंथ नोटिस पीरियड, ठीक है, रूल 5 के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। माइनर पेनल्टी शुड बी फाइनलाइज्ड बिफोर रिटायरमेंट। हाँ, तो कोई भी, हमने पेंशन रूल में भी बात करी थी कि अगर मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले कोई पेनल्टी चल रही है, माइनर पेनल्टी अगर चल रही है, तो उसको फाइनलाइज्ड करना होगा। अगर माइनर मतलब डिस्प्यूट प्रोसीडिंग है माइनर केस में, तो उसे फाइनलाइज करना होगा। अगर मेजर चल रही है, तो फिर आपको मैंने बताया था पेंशन रूल में कि उसका जो पेंशन है उसे प्रोविजनल पेंशन दे दी जाएगी, और ग्रेच्युटी भी उसकी होल्ड कर ली जाएगी, और पेंशन भी होल्ड कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे। अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट सर्विस में आ गए और मिसकंडक्ट किया है अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में, किसी और एम्प्लॉयमेंट में मिसकंडक्ट किया है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रोविशन पर है या टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसे 1 मंथ के नोटिस पीरियड पर टर्मिनेट कर सकती है। बट अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रेगुलर हो चुका है, उसके बाद पता चलता है कि अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में इसने क्या किया था, कुछ मिसकंडक्ट कर दिया था, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलती है। रूल 14 के अनुसार उसे डिसमिस या रिमूवल कर दिया जा सकता है। रूल 14 में जो है क्या दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। रूल 14 में मैं लिख देता हूँ, हालांकि आगे लिखा हुआ है, मेजर पेनल्टीज़ की प्रोसीडिंग दी गई है, किस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दूसरा क्या है, लेट कमिंग ऑफिस। अगर ऑफिस आप लेट आते हैं तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हाफ CL काट ली जाएगी एवरी लेट कम के लिए, जितनी भी बार आप लेट ऑफिस लेट आएंगे। और अगर CL नहीं है तो अनदर लीव से एडजस्ट कर दिया जा सकता है, जो कि लीव सेंक्शन अथॉरिटी होती है वो कर सकती है ऐसा। और डाइज नॉन नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लेट कमिंग के लिए डाइज नॉन होगा, डाइज नॉन नहीं होगा। डाइज नॉन किन किन केसेस में होगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, डाइज नॉन किन किन केसेस में होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट, तीसरा टॉपिक है एटलीस्ट सेंसियर टू बी अवॉर्डेड। हाँ, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर जब पेनल्टी मतलब डिसिप्लिन प्रोसीडिंग जब शुरू होती है, तो एटलीस्ट उसके लिए
सेंश्योर तो किया ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है हर टॉपिक से भी जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। अब इसके अलावा चौथा क्या है, रिफ्यूज़ल ऑफ प्रमोशन। अगर कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रमोशन दिया गया, गवर्नमेंट ने प्रमोट उसे किया, और फिर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर प्रमोट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मना करता है कि मैं प्रमोशन लेना ही नहीं चाहता, तो उसे एक रीज़न देना पड़ेगा। अगर रीज़न वैलिड है तो ठीक है कि हाँ ये वैलिड रीज़न है, ये प्रमोशन नहीं ले सकते। कोई भी स्थिति हो सकती है। अगर कोई नॉट वैलिड रीज़न हुआ तो एक बार गवर्नमेंट उसे एनफोर्स करेगी कि प्रमोशन लो, और वो फिर भी डिनाई करता है तो उसके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डाइज डाउन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डाइज डाउन जो है क्यों होता है? ये होता है अगर आप विदाउट प्रीवियर इन्फॉर्मेशन ऑफिस से एब्सेंट हो जाते हैं। ऑफिस से एब्सेंट हो गए आप जा ही नहीं रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और ऑफिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप कहाँ हैं, डाइज डाउन आपका केस कर दिया जाएगा। ठीक है, डाइज डाउन आपका केस कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जो जितने दिन नहीं आए उतनी सर्विस आपकी ख़त्म। जैसे ये पीछे की सर्विस है और ये आगे की सर्विस है। ठीक है, आप मान लीजिए आगे आ गए तो ये बीच की सर्विस इतनी मालूम ये हुआ कि आपके उसमें है ही नहीं ये सर्विस। ठीक है, ख़त्म। इसके अलावा ये क्या होगा, लीव ऑफिस जो होगा इसमें, लीव ऑफिस विदाउट प्रॉपर परमिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने ऑफिस छोड़ दिया विदाउट प्रॉपर परमिशन, आप ऑफिस गए और बिना किसी परमिशन के आपने ऑफिस छोड़ दिया तो भी डाइज नॉन हो जाएगा। और रिफ्यूज टू परफॉर्म ड्यूटी, आप ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं तो भी डाइज नॉन हो जाएगा। ठीक है, डाइज नॉन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने दिन डाइज नॉन है वो आपकी ड्यूटी में काउंट नहीं होगा। ड्यूटी में काउंट मतलब उतने टाइम के लिए आपको जो है वेतन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, मतलब जो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस होती है उसमें ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये नहीं है कि इसे सर्विस ब्रेक मान लिया जाए, सर्विस ब्रेक नहीं, ये सर्विस का हिस्सा नहीं मानी जाएगी डाइज डाउन जितने टाइम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपके बाद आपके मतलब इसमें। और इसे जो है लीव सैंक्शन अथॉरिटी कर सकती है डाइज डाउन के लिए। और इसके बारे में अब हम लीव से जो रूल है उसके बारे में भी एक बार इसके बारे में बात करेंगे, वहाँ भी इसका थोड़ा सा जो है जिक्र हुआ तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, 5वां टॉपिक पढ़िएगा, क्या है, इम्पोजिशन ऑफ 2 पेनल्टी फॉर 1 ऑफेंस। अगर मान लीजिए किसी ने 1 ऑफेंस किया है तो उस पर 2 पेनल्टी लग सकती हैं। नहीं, नॉट अलाउड, नहीं लग सकती। 1 ऑफेंस के लिए 2 पेनल्टी नहीं लग सकती। हाँ ये है कि अनदर पेनल्टी के साथ में रिकवरी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। 2 पेनल्टी सीरीज़ में है, मान लीजिए कि 1 पेनल्टी लगनी है उसके बाद तुरंत दूसरी पेनल्टी लगनी है, तो पहली पेनल्टी के बाद आज जो पे है गवर्नमेंट सर्वेंट का उसे रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, दोबारा उसे रिस्टोर किया जाएगा, उसके बाद में सेकंड पेनल्टी इम्पोज होगी, ये ध्यान रखिएगा। छठा क्या कहता है टॉपिक देखिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड या फिर कर दिया गया है, फिर पेंडिंग उसके ऊपर डिस्प्यूट प्रोसीडिंग है। ठीक है, डिस्प्यूट प्रोसीडिंग उसके ऊपर चल रही है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम तो दे सकता है, बट जो रिजल्ट जो होगा डिपार्टमेंटल एग्जाम का वो एक सील कवर्ड में रख लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आप एक्सोनरेट हो गए, आपको माफ़ कर दिया गया, तो प्रमोट आपको बैकडेट से ही कर दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, आप माफ़ नहीं किए गए, तो फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन होती है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। डिसिप्लिन अथॉरिटी के बारे में हम बात करेंगे। डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन है? डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन है? हु इम्पोज एनी पेनल्टी। ठीक है, जो कोई भी पेनल्टी जो है इम्पोज कर सकती है वो क्या है? डिसिप्लिन अथॉरिटी है। अब कौन कौन सी डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन कौन सी पेनल्टी लगा सकती हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा ऑल टाइप ऑफ पेनल्टी को इम्पोज कर सकती है, वो है प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो शेड्यूल्स में दी गई हो, और अथॉरिटी एम्पावर्ड बाई प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा एम्पावर्ड की गई हो, तो वो भी अथॉरिटी जो है सारी पेनल्टी लगा सकती है। बट माइनर पेनल्टी किसके मतलब कौन लगा सकता है? जो शेड्यूल में दी गई है वही लगा सकती है। तो ऑल पेनल्टी पूछा जाए कि कौन इम्पोज कर सकता है, तो ये बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अथॉरिटी जो शेड्यूल्स में स्पेसिफाइड है, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उसे एम्पावर्ड किया गया है, याद रखिएगा। फिर पेनल्टी इम्पोज्ड बाई ओनली प्रेसिडेंट। ठीक है, पेनल्टी क्या है? पेनल्टी इम्पोज्ड, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट नहीं। अगर मान लीजिए कोई जो पेनल्टी लगानी है तो वो सिर्फ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही लगा सकती है, कोई और उसके लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे मान लीजिए जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कोई पेनल्टी लगाना चाहती है, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी उससे अगर कहे कि आप ये नहीं ये वाली पेनल्टी लगा दीजिए, तो उसे कोई डायरेक्ट कर ही नहीं सकता। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही सिर्फ अपने मन से ही जो भी वो लगाएगी केस को, मतलब केस को एनालिसिस करके,
वही लगा सकती है पेनल्टीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिंक ऑफिसर जो होता है, जो कि डिसिप्लिन अथॉरिटी के रूप में काम करवाता है, चाहे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो, डिसिप्लिन अथॉरिटी, वो लिंक ऑफिसर के रूप में मतलब वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, और इंक्वायरी जो चल रही है उसे कंटिन्यू कर सकता है, बट इम्पोज नहीं कर सकता पेनल्टी के लिए लिंक ऑफिसर, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर माइनर पेनल्टी, इसमें क्या है, देखो इसमें एक चीज़ आपको समझ रहा है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई किसके लिए, माइनर पेनल्टी के लिए, माइनर पेनल्टी के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो ओनली माइनर पेनल्टी ही लगेगी, क्योंकि छोटी पेनल्टी होती है माइनर, और माइनर के लिए स्टार्ट हुई है तो माइनर पेनल्टी ही लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेजर पेनल्टीज़ के लिए ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो इस केस में क्या हुआ, माइनर भी लग सकती है या फिर मेजर भी लग सकती है, क्योंकि ये बड़ी पेनल्टी है। बड़ी पेनल्टी में आप छोटी भी दे सकते हैं और बड़ी भी पेनल्टी से दे सकते हैं, बट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगर माइनर पेनल्टी के लिए स्टार्ट हुई है तो सिर्फ माइनर पेनल्टी ही इम्पोज की जा सकती है। ऐसे ही इसमें ऑफिसर्स का है कि मान लीजिए जो ऑफिसर्स मेजर पेनल्टी स्टार्ट करने के लिए उसके पास पावर है, वो क्या है, वो मतलब जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ। और मान लीजिए कोई ऑफिसर है जिसके पास पावर है, ठीक है, ऑफिसर है जिसके पास क्या है, पावर है कि वो चाहे तो मेजर पेनल्टी लगा दे, चाहे तो माइनर पेनल्टी लगा दे। तो मतलब मेजर पेनल्टीज लगाने का अगर ऑफिसर के पास पावर है, ये वाला पावर है, तो माइनर और मेजर कोई भी लगा सकता है। बट इसके पास पावर ही मान लीजिए कि माइनर पेनल्टीज लगाने का है इस ऑफिसर के पास में, तो ये पेनल्टी तो माइनर वाली ही लगाएगा, इसको मेजर वाली ये लगा नहीं सकता, मेजर पेनल्टी ये लगा देगा। बट ये मेजर जो पेनल्टी होती है उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, जो कि मैंने लिखा है, स्टार्ट मेजर पेनल्टी बाय पनिशमेंट कैन इम्पोज। बट जो पनिशमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता जो माइनर पेनल्टी का ऑफिसर होता है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट नहीं दे सकता। इसके अलावा और देखिएगा पेनल्टी विदाउट इंक्वायरी, मतलब अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कुछ भी मिसकंडक्ट किया है, इंक्वायरी उसके ऊपर नहीं हुई, डायरेक्ट पेनल्टी लग गई, क्या ये संभव है? कुछ केसेस में ये संभव है। यार मान लीजिए इसमें कौन कौन से केस हैं, रूल 99 है, मैंने लिखा है तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई जो है उसे कन्वर्ट किया गया है क्रिमिनल केस में, तो ये ऐसा हो सकता है। या फिर डिसिप्लिन अथॉरिटी को ऐसा लगे कि मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है कि इंक्वायरी कराना, ऐसा माहौल बन गया है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट धमकाते हैं, डराते हैं, बहुत ज़्यादा माहौल एक तरीके से ऐसा कर देते हैं कि लगे ही नहीं कि इंक्वायरी हो पाएगी, मारने मरने तक की उसमें वो रहती है, तो फिर डिसिप्लिन अथॉरिटी को लगता है कि इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे ही पेनल्टी का ऑर्डर जारी करना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे या गवर्नर को ऐसा लगे, जो भी है प्रेसिडेंट या गवर्नर, उनमें से सेटिस्फाइड हो कि प्रैक्टिकल नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ मतलब सिक्योरिटी, ठीक है, देश के हित की कोई ऐसी बात हो, तो वो इस केस में जो है विदाउट इंक्वायरी भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट प्रेसिडेंट वाले की जो केस है, इसमें अगर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अगर ये कहें कि विदाउट इंक्वायरी पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो उस केस में अपील या फिर रिवीजन ये सब नहीं किया जाएगा, उस केस में जुडिशियल रिव्यू अलाउड है सिर्फ, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अलाउड है इस केस में, ये आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हालांकि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसमें कर सकता है प्रेसिडेंट वाले केस में, बाकी सब में तो अपील रिवीजन वगैरह की अनुमति है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट सर्वेंट टू इन्फॉर्म हिज सुपीरियर, गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्फॉर्म हिज सुपीरियर अबाउट हिज कन्विक्शन। अच्छा, कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसे कन्विक्ट कर दिया गया, तो उसे अपने सुपीरियर को, या जो ऑफिस में सुपीरियर है, ऑफिस का सुपीरियर का लिए कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कोई पर्सन है, उसे अपने ऑफिस को किसी भी तरीके से इन्फॉर्म कराना होगा। अगर मान लीजिए वो इन्फॉर्म नहीं करा पाया, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपने अपने ऑफिस को क्यों नहीं बताया कि आपको कन्विक्ट कर लिया गया है, ठीक है, या आपको कुछ भी कर देगी कि किसी प्रकार से पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। आफ्टर कम टू नॉलेज डिसिप्लिन अथॉरिटी, अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी को ये पता चलता है कि उसे कन्वर्ट कर लिया गया है, तो वो या तो उस पर पेनल्टी लगा सकती है, मतलब पेनल्टी मतलब ऐसी तो नहीं, जैसे मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, डिसिप्लिन करेगी, उसने मिसकन्वर्ट किया है नहीं किया है, या अगर नहीं किया है तो नहीं भी लगा सकती है। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसके जो मतलब एक तरीके से पेनल्टी ऑर्डर आता है जो उसके खिलाफ आता है, उसके खिलाफ अपील भी कर सकता है, रिवीजन भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, ये चारों कर सकता है इस केस में। और हम इनके बारे में और पढ़ेंगे आगे डिटेल में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी आप इतना समझिए इसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट सर्वेंट बोरोड एंड डेट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टेट गवर्नमेंट से या तो लिया गया है, या मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट से लिया गया है, या किसी से भी मतलब उसे बोरो किया गया है, उसे लैंड किया गया है, तो
इस केस में समझिएगा, जो बोरोइंग अथॉरिटी है, ठीक है, बोरोइंग जो अथॉरिटी है, मतलब जहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है वो बोरोइंग अथॉरिटी हो जाएगी, और जिसका वो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो लैंड अथॉरिटी हो जाएगी। तो वो क्या कर सकती है, एन्जॉय पावर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर एंजॉय करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकती है, इनिशिएट डिसिप्लिन अथॉरिटी स्टार्ट कर सकती है डिसिप्लिन अथॉरिटी को, बट उसे जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, लैंडिंग डिपार्टमेंट है, उसे उसको इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। इसके अलावा कैन इम्पोज माइनर पेनल्टी लगा सकती है उस पर विद कंसल्ट ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट को उसे बताना पड़ेगा, जो इसका वो पेरेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट का, ठीक है, जो भी। और मेजर पेनल्टी केस में जो है उसे यहाँ पर रिपार्टिएट कर दिया जाएगा, मतलब वो वापस भेज दिया जाएगा, उसके लिए पेरेंट कैटर जो उसका डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा, और बहुत पूरी तरीके से जांच करेगा, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग उसके ऊपर चलेगी कि उसने किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर उसने किया है तो प्रोसीडिंग चलेगी, नहीं किया है तो उसको मतलब जो है जो भी मतलब मिसकंडक्ट नहीं किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा रूल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या बताता है, ये प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज़ के बारे में बताता है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो मेजर पेनल्टीज़ के हैं, कैसे लगाई जाती है। तो इसमें क्या है, 4 स्टेज है, ये आप ध्यान रखें। कंप्लेंट स्टेज है, और यहाँ पर कंटेम्पलेशन स्टेज है, पेंडिंग स्टेज है, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। ये 4 स्टेज है, 4 स्टेज ध्यान रखिएगा। 4 स्टेज में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है इस स्टेज में, कंप्लेंट स्टेज में क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ एक कंप्लेंट आती है, डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट रिसीव होती है। अब डिपार्टमेंट उसे चेक करेगा कि वो एनोनिमस कंप्लेंट है या फिर वो रियल कंप्लेंट है, थोड़ी सी वो जांच करेगा, ठीक है। जांच करने के बाद में मान लीजिए उसे लगा कि हाँ कंप्लेंट में कुछ दम है, रियल है, तो वो क्या करेगा उस केस पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ सब्सटेंसेस नहीं मिले तो वो कंप्लेंट वहीं खत्म हो गई। अगर कुछ सब्सटेंसेस उसमें मिले ऐसे कि उसे लगेगा हाँ कंप्लेंट कुछ इसमें कुछ इश्यू हो सकता है, वाकई में सच्चाई है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट से डिपार्टमेंट है उसकी कमेंट ले लेगा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है, कमेंट ले लेगा। फिर आगे के लिए मान लीजिए उसने कमेंट कर दिया और डाउट अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैटर वहीं खत्म। अगर लगता है कि हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई गलती है तो इस केस में क्या किया जाएगा, तो फर्दर एक्शन लिया जाएगा, और सफिशिएंट फैक्ट्स के आधार पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू कर दी जाती है, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट को बिना बताए करी जाती है। गवर्नमेंट ऑफिस करता है, चुपचाप उसकी इंक्वायरी करो, विद इन 3 मंथ में ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन उसकी रिपोर्ट आती है, और जिससे पता चलता है कि ये जो मिसकंडक्ट है उसके द्वारा कुछ किया गया है नहीं किया गया है। फिर आती है कंटेम्पलेशन स्टेज। अब इस स्टेज में क्या हुआ, एक तो कंप्लेंट जो आई थी उसके खिलाफ, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट ने कमेंट दिए थे, ऊपर से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट भी निकाली गई थी, उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है नहीं करनी है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब आती है पेंडिंग स्टेज। पेंडिंग स्टेज में क्या होता है, पेंडिंग स्टेज में डिसिप्लिन यहाँ पर क्या होता है, चार्जशीट बना दी जाती है विद इन ए वीक। मतलब अगर नहीं करना है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग स्टार्ट तो मैटर यहीं खत्म, अगर करना है तो इस स्टेज तक केस पहुंचता है, और इस स्टेज में चार्जशीट इश्यू कर दी जाती है, चार्जशीट मेड, ठीक है, बन जाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिखा नहीं है मैंने, चार्जशीट इश्यू कर दी जाती है, ध्यान रखिएगा इसमें। और चार्जशीट इश्यूड हो जाने के बाद में और ये मतलब विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक ये होने के बाद कि हाँ उसके खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद 1 वीक के अंदर चार्जशीट इश्यू कर ली जाती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, विद इन 1 वीक कर ली जाती है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट को फिर कमेंट किया जाता है कि आपके खिलाफ चार्जशीट इश्यू कर दी गई है, उसे पकड़ा दी जाती है, ठीक है। अगर वो अपना मान लीजिए जो भी मिसकंडक्ट किया है उसने और उसने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से, तो फिर उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिन प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है, पेनल्टी लगा दी जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलाई जाती है, ठीक है। जो भी ये प्रोसीजर पूरा। इसके बाद में क्या होता है, फिर होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन में ये जो कॉपी जो होती है इसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, ये वाली, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दी जाती है, और ना ही ये चार्जशीट में लिखी जाती है, ये इतना इसमें ध्यान रखिएगा। इसी की बात हमने यहाँ पर की है, ठीक है। 3 ही ये स्टेज हैं इसके, और इसमें आपको और का याद रखना है, ये जो कंप्लेंट स्टेज है यहाँ पर क्या होगा, एक विजिलेंस होता है, ठीक है। विजिलेंस जो होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का, क्योंकि चाहिए होता है उसके प्रमोशन के समय या उसके कहीं और डिपार्टमेंट में जा रहा है उसके समय, किसी भी अगर कोई इंक्रीमेंट के लिए या किसी के लिए प्रत्येक साल विजिलेंस तो बनता ही है किसी भी काम के लिए,
तो विजिलेंस जो इस ये वाला जो स्टेज था उसमें क्या है, विजिलेंस क्लियर है बिल्कुल किसी भी केस के लिए, चाहे प्रमोशन हो या और कोई केस हो। और जो कंटेम्पलेशन यहाँ पर जो है, इसमें जो विजिलेंस है, विजिलेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, विजिलेंस कंटेम्पलेशन में नॉट क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं रहता क्योंकि कंप्लेन है और सब्सटेंसेस के बेसिस पर गवर्नमेंट सर्वेंट से कमेंट भी ली गई है, कुछ तो होगा ही केस में, फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। बट हाँ ये क्लियर है ओनली फॉर प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए ये क्लियर माना जाएगा विजिलेंस, ठीक है। अच्छा, पेंडिंग स्टेज में क्या होता है, इसमें जो विजिलेंस होता है, पेंडिंग स्टेज अगर यहाँ तक केस पहुँचता है तो उसका विजिलेंस नॉट क्लियर किसी भी केस के लिए, नॉट क्लियर किसी भी केस के लिए, नॉट क्लियर फॉर ऑल केस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो एग्जामिनेशन किया जाता है विटनेस का, जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन प्रोसीडिंग शुरू हो गई गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ में, तो विटनेस का एग्जामिनेशन यहाँ पर ये 4 चरणों में होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसमें जो अपनी पार्टी खुद की पार्टी है वो लिखती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है अपोजिट पार्टी के द्वारा, री एग्जामिनेशन होता है फिर जो आउट पार्टी है उसके द्वारा, और फिर सेकंड क्रॉस एग्जामिनेशन होता है अपोजिट पार्टी के द्वारा। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स पार्टी इंक्वायरी क्या होती है। एक्स पार्टी इंक्वायरी जो होती है वो ये होती है कि जैसे चार्ज ऑफिसर जो होता है, चार्ज ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके खिलाफ चार्जशीट इश्यू हुई है, वो उसने क्या कहा है, रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। कब, जैसे चार्ज ऑफिसर जो है नॉट सबमिट डिफेंस स्टेटमेंट, जैसे जब गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कोई मिसकंडक्ट की कंप्लेन है तो उसके खिलाफ उसे कमेंट मांगे जाते हैं, या फिर उससे डिफेंस स्टेटमेंट भी मांगा जाता है कि अपने डिफेंस में बताओ कि आपने ये सब किया नहीं किया, और उसने वो सबमिट ही नहीं किया या वो अपीयर ही नहीं हुआ आईओ के सामने, आईओ मतलब इंक्वायरी ऑफिसर जो है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए वो उसने फेल या रिफ्यूज टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सीसीए रूल्स, वो रूल्स ही नहीं मानता कोई, तो इस केस में क्या होगा, उसके खिलाफ एक्सपर्ट इंक्वायरी होगी। एक्सपर्ट इंक्वायरी मतलब इसमें क्या होगा, अगर वो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती उसे, क्योंकि जब वो ये सारे रूल्स मान नहीं रहा है तो वो उपस्थित क्यों होगा, तो उसके खिलाफ ये इंक्वायरी हो जाती है। एक्सपर्ट इंक्वायरी आयोग कराता है और ये इसके खिलाफ जो है जो भी पेनल्टी वगैरह है जो भी कुछ है वो उसमें फैसला लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक होती है डी नोवो इंक्वायरी। डी नोवो इंक्वायरी क्या है, ये अपीलीट जो अथॉरिटी है वो कराती है, और क्यों कराती है, जैसे मान लीजिए अपील किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने की अपने केस में कि मैं इस केस से संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है, ये भी जो फैसला आया है, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो ये डिसाइड करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मतलब जो इंक्वायरी हुई है विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, और विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अगर हुई है तो अपील अथॉरिटी क्या करेगी, सेट असाइड कर देगी पनिशमेंट ऑर्डर के लिए, ओरिजिनल चार्जशीट जो उसे क्वेस्ट कर देगी, खत्म करेगी, और न्यू चार्जशीट फ्रेम करेगी, तो फिर दोबारा इंक्वायरी होगी। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है, जैसे डी नोवो इंक्वायरी कौन कराता है, अपीलिएट अथॉरिटी कराती है, और एक्स पार्टी इंक्वायरी कौन कराता है, तो ये आयोग कराता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्यों होती है वो मैंने बता दिया है। अब ये देखिएगा, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन होता है, डिफेंस असिस्टेंट कौन होता है। देखिए, जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है तो कोई एक अधिकारी होता है जो कि मेन होता है, जिसके अंडर में पूरी प्रोसीडिंग चलती है, वो होती है डिसिप्लिन अथॉरिटी। तो डिसिप्लिन अथॉरिटी क्या होती है, वो एक आयोग अपॉइंट करती है इंक्वायरी ऑफिसर की, आपको पूरी इंक्वायरी करनी है और हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहता है जो कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से केस को लड़ रहा होता है, और एक डिफेंस असिस्टेंट होता है जो कि जो चार्ज ऑफिसर है जिसके खिलाफ केस हुआ है उसकी तरफ से जो है केस को लड़ रहा होता है, ठीक है, ये डिफेंस असिस्टेंट हो गया। अब इंक्वायरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बट जो डिफेंस असिस्टेंट होता है इसे कौन अपॉइंट करता है, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करता है, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर जो चार्ज ऑफिसर है वो उसके लिए रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें बनाया जाए, तो उस तरीके से कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अब इंक्वायरी ऑफिसर इसमें और थोड़ी डिटेल बढ़ेंगे हम। इंक्वायरी ऑफिसर कौन कौन हो सकता है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो खुद भी हो सकती है, खुद भी ये रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा कोई सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर कोई इमीडिएट सुपीरियर है चार्ज ऑफिसर का, कोई इंक्वायरी ऑफिसर का काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर
ये कोई सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट होगा या फिर लीगल प्रैक्टिशनर होगा, कोई लीगल कोई प्रैक्टिशनर है वो हो सकता है, या फिर सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डिफेंस असिस्टेंट कौन हो सकता है, तो कोई सस्पेंड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो भी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पर केस लड़ सकता है सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट भी, या फिर सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड है और लीगल प्रैक्टिशनर है। ये चारों में से कोई हो सकता है। बट लीगल मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके खिलाफ चार्जशीट इश्यू हुई है, ठीक है, तो वो कहे कि मैं लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू केस अपने तरफ से मतलब जो है डिफेंस कराना चाहता हूँ, तो लीगल प्रैक्टिशनर तभी अलाउड होगा जब यहाँ प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी लीगल प्रैक्टिशनर होगा। और ये भी डिसीजन किस पर है, ये डिसीजन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो डिफेंस असिस्टेंट है, जैसे मान लीजिए रिटायर्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो है, तो वो 7 केस की सीलिंग इसकी होती है, और सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट की एक साल में 3 केस की सीलिंग होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है वो 2 ले सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो 2 केस ले सकता है एट अ टाइम में, और 10 ले सकता है एट 1 ईयर, ठीक है, 1 साल में 10 केस ले सकता है, ठीक है। सर्विंग वाला मैंने लिखा नहीं है, यहाँ मैं लिख दूंगा कि इंक्वायरी ऑफिसर जो सर्विंग होता है वो भी कितने केस ले सकता है, ठीक है। आगे वाली वीडियोस में हम बात करेंगे, इसकी एक वीडियो बनेगी, ठीक है, बता दूंगा मैं उसमें। अच्छा, अब मान लीजिए कोई इंक्वायरी ऑफिसर है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर जो है बना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा तो उसे कुछ फीस तो दी जाएगी, तो उस फीस में क्या होगा, जो ऑनरेरियम उसे जो मिलेगा, अगर मान लीजिए विटनेस के आधार पर ये मिलता है, विटनेस अगर 6 से कम है तो 60% ऑफ पेंशन मिलेगा, 6 से 10 विटनेस है 70% ऑफ पेंशन मिलेगा, 10 से ज़्यादा बिजनेस मतलब विटनेस है तो फिर 19% पेंशन मिलेगा, और उसे टीए भी मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। 50% जो उसका एनओरियम ये सब फीस जो होगी उसकी, वो जो आय रिपोर्ट जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए तब दे दी जाएगा, और बाकी नेक्स्ट जो है 45 डेज में दे दिया जाएगा। और जो डिफेंस असिस्टेंट जो होता है इसको पैसा चार्ज ऑफिसर की ऑफिस देती है, जो भी सीईओ की ऑफिस है, मतलब जिसके जहाँ एम्प्लॉय काम करता है जिसके खिलाफ चार्जशीट इश्यू हुई है उसकी ऑफिस पैसा देगी, ध्यान रखिएगा। सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट का है, सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए काम कर रहा है, ये हमने बात करी किसकी, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की। अब मान लीजिए सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर काम कर रहा है वो आईओ का या पीओ का, तो क्या होगा इस केस में, तो अगर वो आईओ का अगर काम कर रहा है तो 50% ऑफ बेसिक पे उसे मिलेगा 15%, या वो एसपीओ का काम कर रहा है तो उसे 10% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की एडवाइज यहाँ पर बहुत मैंडेटरी रोल प्ले करती है। अगर कोई मेजर पेनल्टी का केस है तो 6 महीने रिटायरमेंट से पहले जो है ये एडवाइस ले लेनी चाहिए, और माइनर पेनल्टी का कोई केस है तो 3 मंथ रिटायरमेंट से पहले ये एडवाइस ले लेनी चाहिए। और प्रपोजल भेज दिया जाता है यूपीएससी के लिए, और अगर प्रपोजल में कोई कमी होती है जो या इनकम्प्लीट होता है तो जुडिशियल जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर या फिर जो डिप्टी सेक्रेटरी है उस पर पेनल्टी लगती है, इतना याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से टाइम पीरियड से, कि मेजर पेनल्टी केस में कितने महीने पहले इनवाइट ले ली जाती है रिटायरमेंट से, 6 मंथ, और माइनर पेनल्टी केस में 3 मंथ। इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो होता है उसमें जो होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए जो रिपोर्ट देती है वो आईसीसी देती है, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है इसके लिए देती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है इसमें कौन कौन होता है, इसमें एटलीस्ट 50% वुमेन होंगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चेयरमैन उसकी वुमेन होंगी, या एनजीओ का कोई पर्सन होगा, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये अगर इसको बायस्ड प्रूव कर दिया जाता है तो इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा हैरेसमेंट पीपल जो होता है वो कंप्लेन कर सकता है विदिन 3 मंथ, और आईसीसी जो होती है आयोग को रिपोर्ट सबमिट कर देती है 90 डेज़ में कि ऐसा ऐसा इस रिपोर्ट पे, और रिकमेंडेशन भी दे सकती है अगेंस्ट चार्ज ऑफिसर कि ऐसा इसके खिलाफ किया जाए। अब टाइम पीरियड है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं टाइम पीरियड से, थोड़ा सा ये देखिएगा, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 38 मिनट का हो चुका, तो नेक्स्ट वीडियो है 2 वीडियो में से हम ख़त्म करेंगे, हालांकि है तो बहुत लंबा रूल है ये, बट 2 वीडियो में हम ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट में वीडियो अब शुरू करूँगा यहाँ से टाइम पीरियड से, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, आपको कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।